ये टेबल 2.1 एक्चुअली अगर हम ऐसा बोलें कि चैप्टर 2 की समरी है तो बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए ये टेबल एक समरी का काम करता है। कैसे समरी का काम करता है? क्योंकि हमें यही 5 किंगडम्स पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये टेबल अगर मैं अभी आपको इंस्टेंटली बोलूं कि आपको बिना देखे हुए बनाना है तो आप बोलेंगे नहीं, ये टेबल हम अभी इंस्टेंटली कैसे बिना देखे हुए बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कंप्लीट टेबल अभी आपको विद इन 15 मिनट्स में आपको ये याद कराने वाली हूँ और आप इसको बिना देखे हुए बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? और एक और चीज है, एक और ट्रिक जो है वो हिडन है इसके अंदर। वो क्या? सो सुनिए। इधर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है इस टेबल के लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉलम में, एक्चुअली ये क्या है? ये कैरेक्टर्स है। अब इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंशन द, रफ वर्क है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंशन द डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो मेरिट क्या आएगा इनका? तो मेरिट ये आएगा इसका, डिमेरिट। तो एक्चुअली क्या है कि जो ये सब मेरिट है किसका? आर एच विटेकर का। आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन के टाइम सेल टाइप को देखा, सेल वॉल को देखा, मतलब नेचर ऑफ सेल वॉल को देखा। इन्होंने ये भी देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों ने देखा था, याद रखिएगा, उन्होंने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। मैंने अभी भी क्वेश्चन पूछा कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कार्लोस लिनियस साहब ने दिया था, उसका डिमेरिट क्या था? तो एक्चुअली उसका डिमेरिट यही था कि उन्होंने सेल टाइप नहीं देखा, नेचर ऑफ सेल वॉल मेंशन नहीं करा, फंजाई को भी उठा के प्लांट में डाल दिया, जबकि इसका सेल वॉल किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा, उठा के कहीं भी किधर भी किसी भी तरीके से करके सबको टू पार्ट्स में ही समराइज किया इन्होंने। कैसे समराइज किया? तो बोला इन्होंने कि एक के पास सेल वॉल है और दूसरे के पास सेल वॉल नहीं है, तो मोटे तौर पे इन्होंने सिर्फ प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम्स बनाने का काम किया था। ठीक है, ये तो बात रही एक इनिशियल कि हम यहाँ पे 5 किंगडम्स को ऐसे कंपेयर करने वाले। ठीक है, अब एक रफ पेज में लेके वापस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने आपको सिर्फ 5 किंगडम्स ही बताए हैं, आगे 7 तक बना है, उसके आगे भी लोग बैठ के बना रहे हैं, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और ये 5 किंगडम है आपके पास, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लेंटी है और एनिमेलिया है, और एनिमेलिया है। ठीक है, तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया जो है, ये क्या है यहाँ पे? ये 5 किंगडम्स है। सबसे पहला ट्रिक, सिर्फ एक, कितना आसान है इसको याद करना, सिर्फ एक किंगडम मोनेरा जो है ये प्रोक्रियोटिक है। ये क्या है? प्रोक्रियोटिक है। और इस किंगडम मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया है, ये सब के सब क्या है? आपको जो यहाँ पे रिमेनिंग 4 किंगडम्स दिख रहा है ये सब यूकैरियोटिक है। क्या है ये? यूकैरियोटिक है, याद रहेगा आपको। ये सिर्फ मोनेरा प्रोक्रियोटिक है, बाकी सारे क्या है यहाँ पे? यूकैरियोटिक है। ठीक है, एक कॉलम मैंने आपको याद करा दिया, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सेल टाइप मोनेरा के पास प्रोक्रियोटिक है, बाकी यहाँ पे जितने भी हैं यूकैरियोटिक, 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 याद करा दिया मैंने। ठीक, अब ये कोई इवोल्यूशन की सीरीज नहीं है। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं। ठीक है, अब अपना कॉमन सेंस लगाइए। जब आप छोटी क्लासेस में, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, जिस क्लास में भी याद हो आपको, ठीक है, जब आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आपको वहां पे एक ही बात सिखाई गई होगी और आपने सीखा होगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। याद आया? वहां पे आपने क्या देखा था कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है। और इसके पास, यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है
वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब ये इसको चेक कीजिए, देखिए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोने प्रोकैरियोट्स है तो इसके पास होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। बाकी प्रोटिस्टा के पास भी होगा, फंजाई प्रेजेंट, प्लांटी प्रेजेंट, एनिमेलिया प्रेजेंट, सबके पास प्रेजेंट। ठीक है, एक को छोड़ के बाकी सबके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं नेचर ऑफ सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ सेल वॉल के बारे में। ठीक है, क्योंकि एक रफ पेज ही था। तो जब हम लोग नेचर ऑफ सेल वॉल देखना स्टार्ट करते हैं, क्या देखना स्टार्ट करते हैं? नेचर ऑफ सेल वॉल को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं उसको, देखिए ऐसे याद रखते हैं, रिकॉल करते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? नेचर ऑफ सेल वॉल देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, ये जो एनिमेलिया है, क्या कभी आपने सुना है होता है क्या इसके पास सेल वॉल? नहीं होता है। तो सबसे अच्छा कहावत हम लोग कहते हैं ना, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो भाई जब एब्सेंट है तो इसको पहले खत्म कीजिए इसकी कहानी। एनिमेलिया में होता ही नहीं है सेल वॉल। क्लियर है? ठीक है, बात खत्म। जब एनिमेलिया में नहीं होता तो बचा क्या यहाँ पे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन। ठीक है, एनिमेलिया यहाँ से ओवर हो गया, इसकी बात ही खत्म कीजिए। ठीक है, अब सेल वॉल कैसे याद करें? सो देखिए, प्लांटी में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। इसके पास क्या होगा? सेल वॉल होगा, बाद में आप चेक कर लेंगे, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, कैसा होता है ये? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इसलिए बोल रही हूँ, मतलब जब से आपने बायो पढ़ना स्टार्ट किया, बच्चे जब प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करते हैं, वहां पे सबसे पहली चीज उनको यही सिखाई जाती है कि सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो प्लांट्स का जो सेल वॉल है सेल्यूलोज का बना होता है, याद है आपको? बस मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फंजाई में भी आपने सीखा है कि इसके पास भी सेल वॉल होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। तो इसको, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे इसमें भी प्रेजेंट देख के सेलुलोज लिख दें, इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया जाता है विदाउट सेलुलोज। क्या मेंशन किया जाता है यहाँ पे? विदाउट सेलुलोज। याद हो गया आपको? फंजाई का प्रोटिस्टा जो है इसके बारे में क्या कहना, मतलब जितना बोला जाए इसके बारे में कम है। इसके ऊपर में नीट का एक क्वेश्चन कई बार मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है, फिर से वापस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। रीजन भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगी। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंशन द हेट्रोजेनस किंगडम, मेंशन द हेट्रोजेनस किंगडम। ठीक है, तो ये जो हेट्रोजेनस किंगडम है ये प्रोटिस्टा है। ऑप्शंस आपको दिया जाएगा यहाँ पे, सभी दिया जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी। अब देखिए क्यों बोल रहे हैं हम इसको प्रोटिस्टा को? इसमें आपको इतनी वैरायटीज मिलेंगी, इतनी वैरायटीज मिलेंगी। एक को आप ये भी बोलेंगे कि चीफ प्रोड्यूसर है, दूसरे को आप ये भी बोलेंगे, जब प्रोटोजोआ इसमें पढ़ेंगे, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक है, हो जाएगा आपका दिमाग खराब। आप बोलेंगे भाई एक बात बोलो, या तो तुम बोलो कि प्रोड्यूसर है या बोलो कि एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे का। तो सारी खिचड़ी जो है आपको कहाँ मिलेगी देखने को? प्रोटिस्टा के अंदर। तो जिसकी वजह से हम इसको हेट्रोजेनस किंगडम बोलते हैं। आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। आपको याद हो गया होगा हमेशा के लिए। जब कभी भी मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगी, बार 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 मैं ये रिपीट करूंगी, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको याद करा दिया, पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ प्रेजेंट इन सम, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछते ना कि मैडम ये सम क्यों लिखा आपने, कंप्लीट लिखते प्रेजेंट चाहे एब्सेंट लिखते। बेचारे की हालत ही ऐसी है कि भाई एक कैटेगरी ये प्रोड्यूसर भी कैरी कर रहा है और दूसरी कैटेगरी ये क्या कैरी कर रहा है, जिसके पास एक भी ऑटोट्रॉफिक मोड ही नहीं है, एनिमल लाइक उनको बोला जाता है, तो उसके पास तो होगा ही नहीं सेल। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इन सम लिखते हैं। याद हो गया आपको? बचा कौन यहाँ पे?
मोनेरा। अच्छा, मोनेरा को कौन बिलोंग करते हैं, पहले याद कर लीजिए। बैक्टीरिया होल एंड सोल मालिक है इसका। बैक्टीरिया जो है दुनिया में जितने तरीके के बैक्टीरिया होते हैं सबको उठा के मोनेरा के अंदर आपको याद करना है, ठीक है। अब ये मोनेरा जो है, मोनेरा का कैसे याद करें हम, सेल वॉल। तो मोनेरा के सेल वॉल की खासियत ये है कि ये बना होता है पॉलीसैकेराइड्स, आगे बहुत सारी चीजें, अभी तो एक बेसिक तरीके से हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। ये बना होता है पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड्स का। पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड वही है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। एक्चुअली में एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसे आपका मकान ईंटों से बना है ना, वैसे प्रोटीन जो है वो एक एक एमिनो एसिड को जोड़ के बना हुआ है। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हम लोग। तो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर कौन बना है, मोनेरा का सेल वॉल बना है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलोजिक, ताकि फिर बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि अच्छा सेल वॉल है तो हम कहीं ऐसा तो नहीं सेलुलोज का बना होता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे वार्निंग के तौर पे लिखा जाता है नॉन सेलुलोजिक। जैसे कैसे हमने यहाँ पे लिखा विदाउट सेलुलोज। अब देखिए मैंने आपको एक कॉलम याद करा लिया, चेक कर लीजिए यहाँ से, ये देखिए सेल वॉल। मैंने बोला पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, है ही नहीं इसके पास, ठीक है। प्लांट्स का किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। फंजाई में क्या होगा, काइटिन का बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ में होता है बाकी सब में नहीं होता है। इसमें किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड का बना होता है, इसलिए हम लोग नॉन सेलुलोजिक वार्निंग के तौर पर लिखते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स मैंने आपको याद करा दिए, ठीक है। चलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट कॉलम क्या है आपके पास, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे याद रखते हैं, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे याद रखते हैं कि आपने जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब आपने पढ़ा था, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपने सीखा था, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो आपने आज तक सीखा है, कि सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, हमें ये देखना है कि किसकी बॉडी के अंदर किस लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा है। मतलब क्या सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू फॉर्म कर पाए हैं वहां पे या नहीं फॉर्म कर पाए हैं, ठीक है। तो इस चीज को बस हमें देखना होता है यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग मोनेरा की बात करते हैं तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटिस्टा की भी जब हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई की जब हम बात करते हैं तो हम लोग इसको लिखते जरूर है मल्टी सेलुलर, क्या लिखते हैं, मल्टी सेलुलर लिखते जरूर है, लेकिन वार्निंग के तौर पे लिखते हैं लूज टिश्यूज। क्या लिखते हैं हम लोग, लूज टिश्यूज भी हम लोग वार्निंग के तौर पे लिख लेते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा समझे कि बिल्कुल वेल डिफाइंड टिश्यू ही कैरी करने का ये काम करेगा। प्लांट्स में टिश्यू भी लिखेंगे क्योंकि लोअर प्लांट्स भी तो आते हैं ना, और हम लोग ऑर्गन्स भी, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखेंगे गलती से भी। इतना ही ऑर्गन सिस्टम कैरी करने वाला होता तो ये भी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम रखता, डाइजेस्टिव सिस्टम, बट ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं इसके पास। हर एक पार्ट को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है प्लांट्स में। तो टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल, और एनिमेलिया में सब लिख देंगे, जैसे टिश्यू लेवल। अच्छा, टिश्यू से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, अगर सेलुलर भी लिख दीजिए तो कोई गलती नहीं है। रीजन क्या है, पॉरीफेरा में क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर भी ठीक है, टिश्यू, इसमें सब भर देना है आपको। टिश्यू भी लिखना है, ऑर्गन भी लिखना है, ऑर्गन सिस्टम भी लिखना है, बस फिनिश। कितना आसान है ये, चेक कर लीजिए। ये देखिए सेलुलर, सेलुलर, मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू, टिश्यू, ऑर्गन, यहाँ पे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब लिखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, जब हम किंगडम मोनेरा की, अब ये जो इसने इतनी खिचड़ी बना के रखी है ना, यहाँ पे इसको समझाती हूँ मैं पहले। इधर तो खैर कुछ है नहीं, दम नहीं है किसी में, बहुत आसान है। इसने क्या यहाँ पे खिचड़ी बना रखी है, सो समझाती हूँ आपको। देखिए जब हम लोग किंगडम मोनेरा की रिगार्डिंग बात करते हैं, यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, किंगडम मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा। तो इसमें क्या है, खासियत क्या है इसमें कि मोनेरा जो है, ठीक है, मोनेरा कौन है? मोनेरा सारे बैक्टीरिया इंक्लूड करते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, ये अनोखा है अपने आप में। कैसे अनोखा है? इसमें आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दोनों न्यूट्रिशन आपको दिख रहा है यहाँ। ये तो नहीं समझाना पड़ेगा ना, ऑटोट्रॉफिक का मतलब आपको पता है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। क्या? ऑटोट्रॉफिक भी दो तरह के हैं। ऑटोट्रॉफिक में तो बस इतनी बात क्लियर है ना कि ऑटो मीन सेल्फ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये खुद अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में केपेबल है, राइट। तो ऑटोट्रॉफिक में भी यहाँ पे दो बातें होंगी। पहला तो ये फोटोसिंथेटिक हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये केमोसिंथेटिक, मैं समझा रही हूँ क्या मतलब होता है इसका। दूसरे ये क्या हो सकते हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है, एक मिनट। कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कीमोसिंथेटिक, कीमो सिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। कीमोसिंथेटिक और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। होता ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लिबरेट होती है ना। इसी का इस्तेमाल करके वो अपने आप को सरवाइव कराते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, कीमोसिंथेटिक और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये बात आपको समझ आई, सब वहां पे खिचड़ी बना के लिखा हुआ है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम लोग। अब हेट्रोट्रॉफिक भी ये दो तरह से होगा। कैसे कैसे हो सकता है ये? तो यहाँ पे ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये? पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक कितना मैंने क्रिस्टल क्लियर और सिंप्लीफाई करके लिखा है। हमेशा के लिए जो डाउट होगा ना कभी आपके दिमाग में मोनेरा की रिगार्डिंग, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक कैसे है भाई? अब मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर किसी को टाइफॉइड हो गया, टाइफॉइड का एग्जांपल लेते हैं। किसी को टाइफॉइड हुआ, ठीक है, तो उसकी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया, ये देखिए साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफॉइड कॉज करने का काम करता है। नीट का सीधा सीधा क्वेश्चन है, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टाइफॉइड कॉज करने का काम करता है। तो जिस बंदे की, मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग है और इसकी बॉडी के अंदर ये साल्मोनेला टाइफी है, तो ये होस्ट हो गया और ये पैरासाइट हो गया। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, जब पैरासिटिज्म आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म इज एक्चुअली रेफर्ड एज प्लस माइनस रिलेशनशिप। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जिसमें से कि जिसको फायदा हो रहा होता है, ये प्लस वाला जो है, तो प्लस वाला यहाँ पे पैरासाइट है
और माइनस वाला यहाँ पे होस्ट है ना। तो ये जो आपको यहाँ पे प्लस वाला दिख रहा है ये पैरासाइट है जो सरवाइव कर रहा है, पैरासाइट है। और माइनस वाला जिसको नुकसान हो रहा है, जिस ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर है, वो होस्ट है ना। अब जैसे पैरासाइट के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लिखें, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं तो पैरासाइट के तौर पे हमने लिखा बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो सकती है। और होस्ट के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन लिख दिया, बॉडी तो आप समझ ही जाइएगा, ह्यूमन लिख दिया, ठीक है। पैरासिटिज्म आपको समझ आया। सेप्रोफाइटिक है, क्या है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसका हो सकता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब आपको पता है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन इजिली सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। और इसी चक्कर में डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में भी जाएंगे ये। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको ये पूरा टॉपिक कर दिया है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हालांकि आप जानते हैं ऑलरेडी सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द ऑर्गेनिजम्स which can easily survive on dead and decaying मटेरियल। बस हो गया, डिकेइंग मटेरियल। इस एक पेज में मैंने आपको जो मोनेरा के अंदर जितनी कॉम्प्लिकेशंस थी इसकी न्यूट्रिशन को समझने में, सब मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह साफ कर दिया, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पेज का। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रही बात किसकी, मोनेरा की। मोनेरा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इस तरीके से है। तो इसको यहाँ पे कैसे लिखा गया टेबल में, सो देख लीजिए। तो अब देखिए, अब आपको ये आसान लगेगा। ऑटोट्रॉफिक में लिखा कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। आपने बोला हाँ, अब ये भी समझा हमने। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक भी होगा, पैरासाइटिक भी होगा, जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे सुलझा के लिखा हुआ है। हो गया, फिनिश। आगे देखिए, देन क्या है, जब हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा क्या है भाई, प्रोटिस्टा है हेट्रोजेनस किंगडम। तो ये फोटोसिंथेटिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी है। फोटोसिंथेटिक भी आएंगे इनके अंदर, जिसको हम चीफ प्रोड्यूसर की उपाधि और टैग देंगे। और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी भी है इसके पास, प्रोटोजोआ। तो ये दोनों हो गया, ठीक है। फंजाई है, ये सब जानते हैं कि ये सेप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, और सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ही होगा, ऑटोट्रॉफिक ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्लांट्स के बारे में कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, हालांकि हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। प्लांट्स कैसे होते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं, और ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा टेबल अब जाके मैंने आपको इतनी मेहनत करने के बाद याद करा दिया है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये टेबल याद नहीं हुआ होगा। अब क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको ये टेबल, और ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद हो गया, ठीक है। ये टेबल 2.1 है। तो सही में ये क्या है, ये पूरे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की समरी है ना। अब हम लोग किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं, किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किंगडम मोनेरा को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, चलिए ये फर्स्ट जो है, और मोनेरा का मतलब है ऊपर से नीचे तक ये पूरा कॉलम। तो इतना तो याद करा दिया मैंने आपको। आपने 1 2 3 4 5 और न्यूट्रिशन के ऊपर तो अच्छा खासा नोट सीखा आपने, है ना। तो बैठे बैठे इजिली, और ये भी लिखिएगा फर्स्ट इवॉल्व किंगडम है। कुछ तो बेसिक पॉइंट्स ऐसे ही बन जाते हैं, तो बैठे बैठे बच्चे 10 पॉइंट लिख लेते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा मैं समझाने पे जोर दूंगी और समझते जाएंगे आप लोग फटाफट। चलिए, ये किंगडम मोनेरा का न्यूट्रिशन हो गया था। तो इसके बीच में भी एक पेज मैं ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि लिखा तो मैंने मोनेरा का ही, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने किसका लिखा है, किंगडम मोनेरा का। चलिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा।
ठीक है, फटाफट लिखते चलते हैं हम लोग। आपको पता है जो सारे पॉइंट्स आपको पता है, बस वही मैं मेंशन कर रही हूँ। कुछ स्पेशल अगर होगा वो मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी साथ में। फटाफट देखते चलिए, क्या है किंगडम मोनेरा? फर्स्ट इवॉल्व्ड किंगडम, पता है आपको? इवोल्यूशन के ड्यूरेशन में सबसे पहले इवोल्यूशन इसी का हुआ था, तभी हमने इसको फर्स्ट पोजीशन दिया हुआ है, फर्स्ट इवॉल्व्ड किंगडम। ठीक है, देन कैसे है ये सारे मेंबर्स इसके प्रोकैरियोटिक होंगे? अभी अभी सीखा तो आपने, कैसे होंगे ये? प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है, अच्छा प्रोकैरियोटिक होंगे तो और कौन सी बात होगी इसमें? प्रोकैरियोटिक है तो ये खुद ही यहाँ पे क्लियर कर रहा है, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं होगा इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा इसके पास, मेम्ब्रेन क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक के गुण में आपने सीखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो हम वो भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? मेम्ब्रेन सब में से क्वेश्चंस निकलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, ये भी पता है आपको, ये भी नहीं होगा इसके पास। ठीक है, देन क्या है, ज्यादातर इसमें सब कैसे हैं? मोस्टली या ऑलमोस्ट सारे, दे आर टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, 9th क्लास से। और आईसीएसई बोर्ड में तो 9th 10th का सेगमेंट 6th में ही दिया होता है, तो अगर आपके पास वो बोर्ड था या है तो आपने वैसे भी डिटेलिंग में कर रखा होगा। चलिए, थोड़ा हैंग कर रहा है, हाँ सही हो गया। देन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए देखिए, क्योंकि मैंने इसके पहले ये पेज सेट कर दिया है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं नहीं इसलिए नहीं लिखूंगी, टाइम इसलिए मैं नहीं वेस्ट करूंगी, ये मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है। यही सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक होगा और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। अगर ऑटोट्रॉफिक होगा तो दो बातें होंगी, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। अगर फोटोसिंथेटिक होगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, और अगर कीमोसिंथेटिक होगा तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, खुद उसी से खुद ही को सर्वाइव करेगा। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक में पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके बाद के कंटिन्यूएशन में वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ना भी लिखे तो चलेगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जितने भी मोनेरन्स हैं, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया इसको बिलोंग करते हैं, तो ये सब के सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है ये? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ठीक है, देन इसकी टू मेजर कैटेगरीज हैं। किंगडम मोनेरा जो है इसके पास हैव टू मेजर ग्रुप्स, हैव टू मेजर ग्रुप्स। दो कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं इसके पास? तो देखिए, मेजर ग्रुप्स हैं इसके पास, आर्की बैक्टीरिया फर्स्ट है और सेकंड है यू बैक्टीरिया। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये। एक भी ऐसा पॉइंट या वर्ड होगा जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मेरे से इंस्टेंटली पूछते चलेंगे। हालांकि मैंने आपको इतना सिंप्लीफाई कर दिया, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। फिर भी अगर लगता है रत्ती मात्र भी तो आप पूछ लेंगे मेरे से बीच में। मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि अभी भी मैंने आपको सिखाया इसके टू मेजर ग्रुप्स हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया, तो जिसकी वजह से अब मैं आपको
आर्की बैक्टीरिया की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। समझ आ रही होगी आपको मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक साथ समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो फिर रफ पेज है, इसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट कैटेगरी है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। अच्छा, आर्की मीन्स क्या होता है? आर्की मीन्स ओल्ड या पुराना होता है। आर्की मीन्स क्या होता है? ओल्ड या पुराना होता है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है, ये यू बैक्टीरिया के पहले इवॉल्व हुए थे। आर्की बैक्टीरिया जो है वो कब आए थे? वो यू बैक्टीरिया के पहले इनका इवोल्यूशन हुआ था। ये भी याद रखेंगे साथ के साथ। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में से ज्यादा एडवर्स कंडीशन में कौन अपने आप को सरवाइव करा सकता है, तो याद रखेंगे कि अपने आप को एडवर्स कंडीशन में ज्यादा अच्छे तरीके से जो सरवाइव करा सकता है या जो सरवाइव करा सकते हैं वो कौन है? आर्की बैक्टीरिया है। पहले किसका इवोल्यूशन हुआ था? आर्की बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हुआ था। कैसे ये सरवाइव करा सकता है? क्योंकि इसके पास क्या है? टफ वॉल है। और ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिजम्स काफी ज्यादा रिजिड वॉल को कैरी करने की वजह से एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी खुद को सरवाइव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कुछ बेसिक लिखेंगे, ज्यादा मैं नहीं डिटेल करूंगी क्योंकि वैसे भी हम इसको नीट के पर्पज से तैयार कर रहे हैं। देखिए, आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यूनिक यूनिक आर्की बैक्टीरिया, यूनिक आर्की बैक्टीरिया characteristics include their ability to live in extremely हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं ये, है ना, और केमिकली अग्रेसिव इन्वायरमेंट्स। मतलब ये काफी ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं, इजिली सरवाइव करेगा ये। ठीक है, एंड they can be found across the world, या across the earth ही लिख लीजिए, across the earth। ठीक है, so they are also called as, क्या टर्म सिखाया था मैंने आपको? एक टर्म मैंने सिखाया था आपको इसके लिए, कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन जब आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको इसकी लिटरल मीनिंग क्या देखने को मिलती है? विच सर्वाइव एवरीवेयर, जो इजिली हर जगह सर्वाइव कर सकता है, उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आगे अगर हम इसमें कंटिन्यू करते हैं तो आगे आप क्या देखते हैं कि
जैसे दे कैन easily survive, they can easily survive in hot springs, जैसे मैंने बताया अभी, hot springs and deep sea vents. Sea vents आर कॉल्ड, कई लोग इसको उपाधि देते हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सट्रीमोफिल्स का नेम दे देते हैं। हालांकि अलग अलग कैटेगराइजेशन भी है जो मैं बता रही हूँ आपको बुक के अकॉर्डिंग, एक्सट्रीमोफाइल्स या एक्सट्रीमोफिल्स, ये तो सबको बोल सकते हैं जो भी एडवर्स कंडीशन में खुद को सरवाइव करेगा, ये सब उसके लिए हम लोग यहाँ पे टर्म देते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया है यहाँ पे, अब ये कैसे किस तरीके से कौन से हैबिटेट में खुद को सरवाइव कराते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसको इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। ये जो आर्की बैक्टीरिया, देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है, रहन कर गई, तो ये थर्मोएसिडोफिल्स भी हो सकते हैं, हेलोफिल्स भी, हेलोफाइल्स भी कई लोग इसको बोलते हैं, और ये मिथेनोजेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, हैबिटेट के बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग इसको, है ना। चलिए, दे कैन बी थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स और मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस भी हो सकते हैं, है ना। थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब है कि ये कहाँ पाए जा सकते हैं, ये हॉट स्प्रिंग्स में मिल सकते हैं इजीली। थर्मो मतलब ही टेम्परेचर होता है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख के निकाल रही हूँ मैं, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म जगहों पे ये पाए जाएंगे, ठीक है। देन एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, मतलब जहां रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, तो ये हेलोफिल्स जो हैं ये सॉल्ट लेक्स में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन अबव 20% होगा वहां भी इजीली सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, लिव इन salt lakes, salt lakes and inland seas, यहाँ पे भी सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। enduring, ENDURING, enduring salt concentrations,
salt concentrations and during salt concentrations above 20%, above 20%, उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। देन मिथेनोजेंस, ये कहाँ रहेंगे? दे लिव इन मार्शी एरियाज, जहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज्यादा हो, जहाँ कोई सर्वाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, है ना। और ये विदाउट ऑक्सीजन भी खुद को सर्वाइव करा सकते हैं। थ्राइव विदाउट ऑक्सीजन, थ्राइव, ये वी जैसा नहीं दिख रहा है, इसको मैं सही करती हूँ, THRIVE, थ्राइव विदाउट ऑक्सीजन, थ्राइव विदाउट ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ, क्या देगा ये? मीथेन, गिव ऑफ मीथेन। तो ये रहा आर्की बैक्टीरिया। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का। हो गया ये। और ये आर्की बैक्टीरिया जो है पहले इवॉल्व हुआ था, मतलब किससे पहले? यू बैक्टीरिया से। अगर कोई बोले कि आपको इसको कंपेयर करना है, तो जब हम इसको यू बैक्टीरिया से कंपेयर करते हैं तो ये उससे पहले इवॉल्व हुआ था। ठीक है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट, अगर आपको कोई ना भी सिखाए, कोई रटाए नहीं भी, तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। जैसे देखिए, मैं एक रफ पेज ले रही हूँ, देखिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अगर आपको कोई बोले कि इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, क्या होता है इसके पास? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है इसमें। रीजन क्या है? जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनकी खासियत क्या है? ये सब वेल नोन बातें हैं, रटने वाली चीज नहीं है। उनके पास क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, चलिए ये भी सही है। अगर आपको बोला जाए इसके पास 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, तो भी सही है। 70S राइबोसोम, वाई? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक टाइप का राइबोसोम है वो 70S टाइप का राइबोसोम है। कौन है? 70S टाइप का राइबोसोम है। ठीक है। अब एक और चीज की, ये जो, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया है, ये कौन है? आर्की बैक्टीरिया है। तो ये आर्की बैक्टीरिया नॉट, क्योंकि जब मैं यू बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी उसमें आएगा फोटोसिंथेटिक, तो इसमें हम लोग मेंशन कर लेते हैं नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज, नॉट एबल टू फोटो। इसमें से अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। फोटोसिंथेसाइज मैंने क्वेश्चन आंसर के पर्पज से आपको याद करा दिया, नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज। ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में नहीं दिया था, अभी मैं देने जा रही हूँ। आप करेंगे इसको जरूर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेंगे। जबरदस्ती तो मैं क्वेश्चन आंसर करा नहीं सकती किसी से। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसको। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हालांकि आपको ऑलरेडी पता होगा। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फटाफट। सारे क्वेश्चन के आंसर्स अभी तो फिलहाल आपको पता है, कितने दिन तक आप याद रख सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। What is the nature of of cell wall of fungi? क्या होगा आंसर?
मेडअप ऑफ काइटिन, किसका बना होता है ये? काइटिन का बना होता है। ठीक है, आंसर इसका काइटिन होगा। मैं बताती जा रही हूँ, जो बच्चे टाइम वेस्ट आगे नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है हम भूल जाएंगे आगे, तो आंसर लिखते चलेंगे साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काइटिन। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, आंसर इसका लिखेंगे काइटिन। ठीक है, देन mention the mode of nutrition in मोनेरा। तो मैंने आपको जो सब कुछ सिखाया है उसको एज इट इज आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट आर हेलोफिल्स द बैक्टीरिया विच कैन इजिली सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद हो गया आपको, याद ही है सब कुछ, बस मैं इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में समराइज कर रही हूँ। नेक्स्ट, which category of bacteria which category of of मोनेरा कर लीजिए, मोनेरा इवॉल्व्ड फर्स्ट। आर्की बैक्टीरिया लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद यू बैक्टीरिया आया। Why are bacteria referred as cosmopolitan? एक मिनट, ये हैंग कर रहा है। Why are bacteria referred as cosmopolitan? Because they are survive everywhere. Next, next question लिखिए, what do you understand by thermoacidophils? thermoacidophils, ठीक है, इसमें लिखेंगे which can easily bacteria which can easily survive in extreme temperature. Next लिखिए, mention the names of two categories of Monera, Archaebacteria and Eubacteria. Next, what is the mode of nutrition? What is the mode of nutrition of fungi? फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जब भी होगा ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक में दो और न्यूट्रिशन के मोड है, मतलब उसको क्लासिफाई किया गया है सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। नेक्स्ट, जो मैंने पिछली क्लास में नहीं दिया था, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? आर.एच. व्हिटेकर का नाम लिखेंगे।
यहाँ पे आर.एच. विटेकर का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर कायदे से देखा जाए आपको टोटल 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा इसको करने में। अगर आप उतना भी नहीं देना चाहते हैं तो आप खुद ही अपने आप में इमेजिन कर लीजिए कितना सीख पाएंगे आप, तो कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, मेंशन द demerits of two kingdom system of classification। क्या लिखेंगे इसमें? जो आर.एच. विटेकर ने यूज किया था, जैसे इन्होंने सेल टाइप नहीं देखा था, नेचर ऑफ सेल वॉल नहीं देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लिखेंगे, वो देखा था इन्होंने, है ना। तो जो नहीं देखा था इन्होंने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये आपका तब जाके हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, इसका डिमेरिट है एक तरीके से। तो ये रहे आपकी असाइनमेंट क्वेश्चंस। मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन को करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, सारा ही कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। असाइनमेंट क्वेश्चंस है ये। और यू बैक्टीरिया जो नेक्स्ट कैटेगरी है उससे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी और ज्यादा इसको स्पीड अप करूंगी। आज तो खैर कुछ भी नहीं था, नथिंग था ये, बस मैंने आपको ये टेबल कराया है आज की क्लास में। ये जो टेबल है यहाँ पे ये देखिए, आपने ये टेबल 2.1 करा है आज की क्लास में जो आपने किया है। सबसे पहले आपने ये टेबल 2.1 सीखा है, पूरा याद कराया है मैंने आपको। देन उसमें भी आपने किंगडम मोनेरा को स्टार्ट किया, उसके बेसिक फीचर्स मैंने बताया आपको। बेसिक फीचर्स में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसकी डिटेलिंग करी। फिर आपने आर्की बैक्टीरिया के बारे में सीखा, और देन ये आज के असाइनमेंट क्वेश्चन है जिसको कंप्लीट करके सेंड कर देंगे मुझे। जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं कॉपीज चेक करा लेंगे मेरे से। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।